हेलो एमर्स। तो आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड साल्ट को, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी शुरुआती अवधारणाओं को, शुरुआती कॉन्सेप्ट को कि लोग एसिड के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में बताया था। ठीक है। और एसिड से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी की भी बात की थी कि कौन कौन से खोज हुए थे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि भैया वर्ड जो एसिड है कहाँ से आया था, तो वो लैटिन भाषा के एसिटम से आया था और ग्रीक भाषा में ऑक्सिन नाम से उसको जाना जाता था। पहली बार जो एसिड आदमियों द्वारा खोजा गया, मनुष्यों द्वारा जो खोजा गया वो क्या था, एसिटिक एसिड यानी विनेगर था। और जाबिर इब्न हियान वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भैया जो आप एसिड देख पा रहे हो खाने के अंदर ही, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जो हमारे खाने के अंदर नहीं है, मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने HNO3, HCl और H2SO4 का कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि भैया एसिड पहचानने के लिए क्या किया गया, लिटमस पेपर की खोज की गई थी। और वो किसने की थी, एर्नोल्डस डी विलानोवा ने। क्यों किया था, ताकि पहचाना जा सके कि कौन सा एसिड, मतलब किस खाने के अंदर कौन सा एसिड है। और तरीका क्या था कि वो एक पेपर था, लिटमस क्या था, एक पेपर था। और इस पेपर पे यदि हम किसी पदार्थ को रख रहे हैं तो नॉर्मली पेपर का जो कलर था वो पर्पल था, लेकिन जब मैं अगर पदार्थ को रखूंगा और उस पदार्थ को रखने के कारण वो जो पेपर है जो पहले क्या था, पर्पल था, वो रेड हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में इसका अर्थ है कि वो पदार्थ एसिड है। और अगर वो क्या हो जा रहा है, अगर वो ब्लू हो जा रहा है तो क्या मतलब इसका कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, बेस है। ठीक है। इस कहानी को पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोगों ने आगे की बात की थी कि देखिए हमारे खाने के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड पाए जाते थे और हमने उनमें से कुछ एग्जाम्पल भी लिया। जैसे कि विनेगर के अंदर हमने बात की थी कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली और ग्रेप्स के अंदर जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक एसिड के कारण पाया जाता है। मैलिक एसिड मतलब एप्पल के कारण, मतलब सॉरी, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है और एप्पल में जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है, मैलिक एसिड के कारण। जबकि रेड आंट और बी यानी जो चींटी है और मधुमक्खी है उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर बिट्रिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, टी के अंदर टैनिक एसिड, टोमेटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड और घास और पत्तियों के अंदर बेंजोइक एसिड। ठीक है। और ये समझ लिया था कि भैया जो एसिड होता है उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। क्योंकि अगर खट्टा नहीं होता तो इसको एसिटम नहीं बोला जाता। क्यों खट्टा बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा था ये। ठीक है ना। ये कहाँ से आया था, एसिड एसिटम से आया था। और एसिटम का अर्थ ही क्या था कि जो भी पदार्थ खट्टा है उसको हम लोग एसिटम बोलते थे और उसी एसिटम से क्या बना था, एसिड। क्लियर है ना। गुड। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो इसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है रॉबर्ट बॉयल से। रॉबर्ट बॉयल मतलब ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, तो हम पढ़ रहे हैं एसिड की डिस्कवरी। क्या पढ़ रहे हैं, एसिड की डिस्कवरी, कि एसिड के बारे में लोग किस किस तरीके से खोज कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारियां निकाल रहे हैं एसिड के बारे में। तो रॉबर्ट बॉयल ने एसिड को लेके अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। रॉबर्ट बॉयल कौन थे सर, तो ये भी क्या, ये कौन थे, ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंटिस्ट नजर आएंगे जो एसिड को लेके अपने अपने आइडियाज को प्रस्तुत करेंगे। इसमें पहले नंबर पे कौन है, 1661 में रॉबर्ट बॉयल। ऐसा नहीं कि पहले नंबर पे है, इससे पहले भी आप साइंटिस्ट देख चुके हो। अब देखो 1661 में रॉबर्ट बॉयल आते हैं और ये क्या बोलते हैं, ये अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इनका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब सर यानी बेस्ड होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन समझते हैं भैया, देखा और देखने के मतलब कोई किसी चीज के बारे में देखा और देखने के बाद जस्ट उसको समझा दिया, समझ पा रहे हैं। उसके अंदर कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। अब कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने देखा कि भैया एसिड है और बेस है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एसिड है और बेस है, तो इसमें जो एसिड है उसका स्वाद कैसा होता है, देखिए खट्टा होता है, टेस्ट सोर होता है, यानी स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और बेस कैसा होता है सर, इसका स्वाद होता है कड़वा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये देखा कि जब मैं एसिड को कैबेज जूस पे डालता हूं, कैबेज जूस डालते हैं भाई, जो गोभी होता है ना, कैबेज मतलब क्या होता है, बंद गोभी बोल सकता हूँ, जो पत्ता गोभी आ सकता है बोल सकता हूँ मैं।
तो उसी कैबेज का जूस निकालो, क्या करो, जूस निकालो, और उसके अंदर अगर मैं एसिड डाल रहा हूँ, उसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, एसिड, तो जो कैबेज का जूस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, जैसे कि लिटमस पेपर हो रहा था। लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम पदार्थ को रख रहे थे तो क्या हो जा रहा था, रेड। तो इन्होंने किसको लिया था, कैबेज को लिया था, किसने, रॉबर्ट बॉयल ने, और बताया कि कैबेज का जूस है, जो जूस है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है जब उसके अंदर क्या आता है, एसिड। एसिड कौन, जिसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। समझ आया? अच्छा, उसके बाद फिर आता है हमारे पास दूसरा पोर्शन जहाँ पे बेस के बारे में उन्होंने उदाहरण डाली, कॉन्सेप्ट दिया कि भैया ये जो होता है अगर इसके अंदर कैबेज का जूस डालोगे तो ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, यानी नीला कर देगा। ठीक है, नीला कर देगा। समझ में आया? अच्छा, तो रॉबर्ट बॉयल के इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने जो देखा वही बता दिया, है ना। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के फादर 1766 के अंदर, एंटोनी लेवेसियर। पूरा नाम इनका क्या है, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेसियर। ये कौन है, केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं, और इन्होंने हर जगह अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हर जगह अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हर विचारधारा पे। हर विचारधारा का मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उस जमाने में जो जो समस्या आई थी भाई, एक साइंटिस्ट का काम क्या होता है कि समस्याओं का समाधान करना, तो ये भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। किस पे बात चल रही है, एसिड बेस पे चल रही है। भैया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेटर से बेटर कौन कॉन्सेप्ट दे सकता है, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो एंटोनी लेवेसियर भी आते हैं और इसमें अपना एक क्या बोलते हैं, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं एसिड के बारे में। अब मैंने इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि भैया एक केमिस्ट्री के फादर है। कौन है, केमिस्ट्री के फादर। क्यों बोलते हैं, तो इसका फर्स्ट कारण है कि इन्होंने ऑक्सीजन का रोल कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन का क्या काम है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। समझ पा रहे हैं? इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया था कि भैया ऑक्सीजन जो है हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है ना। यानी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी जीवित रखने के लिए जो गैस हमको चाहिए वो क्या है, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हमको जीवित रखती है। तो ऑक्सीजन गैस का ये जो रोल था दुनिया के सामने किसने लाया था, एंटोनी लेवेसियर। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो नाम था वो भी किसने दिया था, तो वो भी दिया गया था किसके द्वारा, एंटोनी लेवेसियर के द्वारा। अच्छा, उसके बाद और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने दूसरा काम किया था, डिवाइस द केमिकल नेमिंग सिस्टम। इन्होंने केमिकल की नेम, मतलब जो आपके पास पदार्थ है उन पदार्थों का क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, एक ऐसा नाम जो उनके गुणों पर आधारित हो। समझ पा रहे हैं? तो केमिकल नाम की कहानी स्टार्ट की थी किसने, एंटोनी लेवेसियर ने। पहला काम ऑक्सीजन का रोल बताया था लोगों के सामने, हाइड्रोजन का नाम दिया था इन्होंने, और केमिकल नेमिंग का जो सिस्टम है किसने डिवाइस किया था, एंटोनी लेवेसियर साहब ने। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी दी थी। कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी जैसे कि आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, केमिकल को रिएक्शन को बैलेंस करते नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी यही थी। इन्होंने एक लॉ दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब कि इन्होंने ये कहा था कि भैया मास मतलब द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी मास ऑलवेज कंजर्व रहता है। समझ पा रहे हैं? यानी हर स्थिति में क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी किसी का जो वजन है उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, ये कह रहे थे वो। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे वजन तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, हमारा वजन तो घट बढ़ रहा है ना। तो आपका जो वजन घट बढ़ रहा है तो वो जो क्रियाएं हैं वो जैविक क्रियाओं के थ्रू हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप जो वेट की बात करो और जो मास, वो दोनों में डिफरेंस है। वेट मतलब क्या होता है भैया कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर कितना लग रहा है, आपके मास के ऊपर, आपके मास के ऊपर, या सिंपल बोलूं आपके ऊपर, मैं इतना भी क्रिटिकल नहीं बनाता हूं, आपके ऊपर धरती मैया कितना बल लगा रही है। आई बात समझ में? आपके ऊपर धरती मैया ने जो बल लगाया हुआ उसको बोलते हैं हम लोग वेट, और आपका एक्चुअल वेट कुछ और है। आपका एक्चुअल वेट क्या है, कुछ और है। तो एक्चुअल वेट आपका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। जबकि आप जिस वेट की बात करते जाके क्या करते हैं,
कांटे पे खड़ा होके या वेटिंग करते हैं अपना, तो फिर बताते हैं ना कि हमारा 50 किलो 60 किलो, तो वो ये बता रहा है कि धरती मैया कितने बल से हमको खींच रही है नीचे की ओर। क्योंकि आप धरती से अलग हो नहीं सकते, तो हर समय आपके ऊपर धरती मैया का बल लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? बाकी मास को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्लियर है? तो मास को चेंज नहीं किया जा सकता, मास हमेशा कंजर्व रहता है। ये बात किसने बताई थी? एंटोनी लेवेसियर साहब ने। अब उसके बाद इनकी थ्योरी क्या थी ये देखिएगा। तो इन्होंने बोला कि एसिड्स वेर सब्सटेंस दैट कंटेन्ड ऑक्सीजन। इन्होंने एसिड के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। इन्होंने बोला कि भैया जो एसिड होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जिनके पास क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन, वो हमारे क्या कहलाएंगे? एसिड। ठीक है? अब ये कैसे इन्होंने बताया? तो इसका कारण देखिएगा। ही नोटिस दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन व्हेन इन वाटर। इसका कारण मैं समझा रहा हूँ, समझिए। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम या एलिमेंट, एटम और एलिमेंट में डिफरेंस नहीं होता है, परमाणु और तत्व में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। भाई 118 एटम है, उन्हीं 118 एटमों को हम क्या बोलते हैं? 118 एलिमेंट। तो अब एटम है या एलिमेंट है, ठीक है? अगर इनमें से जिनके पास ऑक्सीजन होगा, 118 तत्वों में से जिनके पास क्या होगा? ऑक्सीजन, तो वो सब के सब जब हम क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? पानी के अंदर इनको डाल रहे हैं। तो क्या हमें नजर आ रहा है? तब हमको ये नजर आ रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? एसिड की तरह। कैसे बिहेव कर रहे हैं? एसिड की तरह। समझ पा रहे हैं? यानी अम्ल की तरह। फिर से इन्होंने क्या बोला? इन्होंने स्वाद के ऊपर नहीं बात की है। इन्होंने किसके ऊपर बात की? नहीं किया है, स्वाद के ऊपर। स्वाद के ऊपर बात की है रॉबर्ट बॉयल ने। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि भैया कोई भी एलिमेंट है जिसके पास क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पदार्थ 100% क्या है? एसिड है। क्यों? क्योंकि जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो वो अपने आप को किस तरह दिखा रहे हैं? एसिड की तरह। यानी एक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो जैसा बिहेव होता है, वैसे ही जो ऑक्साइड होते हैं एलिमेंट के, वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं। और इन्होंने इस कंडीशन में किसको लिया था? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया था। क्या लिया था? नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब नॉन मेटल में देखिए सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यस है, यस मतलब सल्फर, इसके साथ क्या जुड़ गया? SO2, तो क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सी मतलब कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। N है, इसके साथ O2 डाल दिया तो क्या हो गया? NO2, और ये क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और ये तीनों के तीनों को जब पानी में डालोगे तो कैसे दिखाएंगे अपने आप को? ये कहेंगे कि हम तो एसिड हैं। कैसे हम एसिड हैं? तो इस बेस पे उन्होंने बोला था कि जिनके पास ऑक्सीजन है, जिस एलिमेंट के पास, वो सभी के सभी पदार्थ, मतलब जो कोई भी पदार्थ जिनके पास ऑक्सीजन है, तो इस कंडीशन में वो क्या है? एसिड है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? यस और नो? बिल्कुल। अब इन्होंने बात बोला नॉन मेटल की, ध्यान से समझिएगा। हमारे पेरियोडिक टेबल के अंदर 3 तरीके से पदार्थ पाए जाते हैं, यानी 3 तरीके से एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड। फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, थर्ड है मेटलॉइड। ठीक है? मेटलॉइड। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, अभी भी बता दे रहा हूँ। मेटल जो है आपके टोटल कितने हैं? मेटल यहाँ पे आपको मिलेंगे 92, यानी पूरे 118 होते हैं साथ एलिमेंट। कितने होते हैं? 118। 118 में से 92 क्या हैं? मेटल हैं, या सबसे ज्यादा मात्रा में मेटल है। और 19 या 20 की संख्या में, मान लेता हूँ 20 की संख्या में क्या है हमारे पास? 20 की संख्या में हमारे पास क्या है? नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स कितने हैं? तो 6 से 7। समझ पा रहे हैं? 6 से 7। अब यही बोला उन्होंने कि ये जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, अच्छा ये 20 नॉन मेटल कहाँ पाए जाएंगे? तो पेरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में। कहाँ पाए जाएंगे? पेरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में। इस चीज को आपको अगर जानना होगा तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मतलब यूट्यूब मेरे चैनल पे जाइए, जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन एक चैप्टर मिलेगा 10th का, वहाँ पे पेरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी दी गई है, वहाँ पे आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आपको अलग से पढ़ाऊंगा तो समस्या होगी। ठीक है? अब नॉन मेटल की बात उन्होंने की कि कहा भैया जितने भी नॉन मेटल है ये किसके साथ जब आते हैं? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन जाते हैं? इसका मतलब ये क्या हो गए? एसिड। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब भी यहाँ पे सुन लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि नॉन मेटल
प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन ने जुड़ के जब कोई पदार्थ का निर्माण किया तो वो जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? वो एसिड होगा। कैसा होगा? एसिड, एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ में आ गई? अब नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप पकड़ पाएँ। आप देखिए फटाफट देखते जाएंगे क्योंकि मैं एक एक बार में हटाते जाऊँगा स्लाइड, ठीक है? अब देखिए नॉन मेटल के अंदर मैं किसको रखूँ, कहाँ से रखूँ? सर बोरॉन के बाद से ही स्टार्ट होता है। बोरॉन के बाद से क्या होती है कहानी? स्टार्ट होती है। बोरॉन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर आप सॉरी सल्फर कह रहा हूँ, फिर अब उसके बाद क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा आपका? नियान। ठीक है, तो नियान तो अक्रिय होता है। 18वें ग्रुप के सभी लोग क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, तो उनको लेना ही नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर और देखोगे तो कार्बन के नीचे क्या आता है? सिलिकॉन, वो तो नॉन मेटल है, सॉरी मेटलाइट्स है, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। और देखेंगे उसके बाद हमारे पास आता है फॉस्फोरस हो गया, फिर उसके बाद सल्फर हो गया, फिर हमारे पास क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ऐसे सब जो एलिमेंट मिल रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? नॉन मेटल हैं। इसमें भी जो मेनली आपको मिलेंगे भैया, तो वो कौन कौन से मिलेंगे? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ इनकी बॉन्डिंग नजर आएगी। आप सुनते भी आए हो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना? आया ना? तो इन्हीं की बात कर रहे थे क्योंकि मेजरली यही दिखबे करते हैं भाई, कुल ज्यादा नहीं दिखते। ही नहीं कि आप, अच्छा ये देखिए O का O2 के साथ थोड़ी ना संबंध होगा, नहीं ना भाई, वो तो खुद जाके जुड़ेगा। तो O को यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगा F42 मिल रहा है, ClO2 मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसे एलिमेंट सॉरी ऐसे पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे ज्यादा नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मिल रहे थे। और इनका नेचर कैसा था? इनका नेचर था एसिडिक। इनका नेचर कैसा था? एसिडिक। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। अब जैसे देखिए कैसे इन्होंने बोला, तो ध्यान से देखिएगा। इन्होंने रिएक्शन लिया, जैसे फास्फोरस और ऑक्सीजन को लिया, तो देखिए P4O10 का रिएक्शन किसके साथ कराया? पानी के साथ। पानी के अंदर डालना है, पानी के साथ डाला तो क्या बन गया? H3PO4। क्या बन गया? H3PO4। और इसका pH वैल्यू जब देखा, pH वैल्यू जानते हैं ना? अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको pH वैल्यू। चलिए pH के बारे में समझ लीजिए पहले। pH के बारे में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको आगे जाके समस्या होगी। तो pH का मतलब क्या होता है? pH मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से स्केल है। ये क्या है? एक स्केल है। जैसे आप स्केल का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, लाइन को मेजर करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए, वैसे ये जो pH है ये भी स्केल है। ये किसका स्केल है भैया? एसिड का। किसका स्केल है? एसिड का। और बेस को नापने वाला स्केल है। एसिड और बेस को नापने वाला स्केल है। इस स्केल से क्या होता है? इस स्केल से एक्चुअल में एसिड और बेस नापा जाता है कि ये इस स्केल के ऊपर रख दो और इस स्केल के ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर के आधार पे आप बता सकते हो कि एसिड है कि बेस है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे इस पूरे स्केल के अंदर ऐसे होता है कि यहाँ पे बीच में क्या होता है? 7, फिर इधर कितना होता है? 0, और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचता है? 14। जैसे आप छोटा वाला स्केल लेते हो तो 15 तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? 15 सेंटीमीटर तक। वैसे ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। अब इसके बीच में नंबर देखिए, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे ही 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी यहीं पे 14 हो गया। 8 9 10 11 12 13 14। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए 14 है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब मैं किसी भी पदार्थ को रख रहा हूँ किसके ऊपर? pH स्केल के ऊपर। अब मैं इसकी बात बाद में करूंगा pH के बारे में अच्छे तरीके से, लेकिन फिलहाल भी आप समझ लीजिए अपनी जानकारी के लिए, ठीक है ना। pH स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने किया हुआ था। तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, क्यों इसका नाम pH रखा गया, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल में समझिए कि अगर मैं किसी पदार्थ को pH स्केल पे रख रहा हूँ, तो अगर इस pH स्केल पे जो वैल्यू आ रही हो कहाँ से कहाँ के बीच में है? 0 से 7 के बीच में है। 0 से 7 के बीच में आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? वो पदार्थ एसिड है। अगर उस पदार्थ को रखने पर कहाँ से? 7 से 14 के बीच में आ रही है, 7 से 14 के बीच में, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। इसका मतलब वो क्या है? बेस है। समझ पा रहे हैं? यानी स्केल पे मैंने रखा, और अगर स्केल पे रखने पर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू है तो एसिड यानी अम्ल है, और 7 से 14 के बीच में आ रही, इसका मतलब बेस यानी क्षार है। क्या बात समझ में आई? अच्छा सर 7 हो गया तब
तो 7 हो गया, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल, यानी ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, P4O10 का जब मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो बन गया H3PO4 और इसका pH कितना है? 2 है। तो pH 2 है, मतलब 0 से 7 के बीच में है ना, तो एसिड है कि नहीं है? यानी ये क्या दिखा रहा है? एसिड है। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डाला तो H2SO3 बना, H2SO3, और इसका pH कितना आया? 1। तो क्या है ये? एसिड है कि नहीं है? क्योंकि इसका भी pH वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? 0 से 7 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलिए। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो आई थिंक आपको 2 लोगों की बातें समझ में आई। ये 2 लोग कौन थे? एक तो रॉबर्ट बॉयल, और कौन थे? एंटोनी लेवेसियर। रॉबर्ट बॉयल ने क्या बोला भैया? रॉबर्ट बॉयल ने बोला कि भैया कुछ नहीं करना है, टेस्ट करो, खट्टा है तो एसिड, और नहीं समझ में आ रहा, नहीं मन कर रहा है खट्टा है चेक करने का, चखने का, तो सिंपल एक काम करो, क्या करो, कैबेज का जूस लो, एसिड को उस पदार्थ को डालो, अगर वो पदार्थ डालने से उस कैबेज का जूस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, तो एसिड मान लेना। अगर वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, तो क्या मान लेना? बेस मान लेना। खत्म। इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। एंटोनी लेवेसियर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस गए, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, जो भी पदार्थ इन्होंने अपने अनुसार देखा, जो भी पदार्थ देखा, और वो भी कौन से? नॉन मेटल वाले। नॉन मेटल मतलब अधातु, अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जब पानी में मैं डालूंगा तो कैसे बिहेव करेंगे? एसिड की तरह। तो यहां से इनका जो कॉन्सेप्ट है ये बता रहा था कि भैया जिनके पास ऑक्सीजन है, जिनके मतलब नॉन मेटल में जिनके पास क्या है? ऑक्सीजन है, वो कैसे शो करेंगे, क्या दिखाएंगे अपने आप को? वो एसिड है। यानी अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन से जुड़ के कोई पदार्थ बन रहा है तो पदार्थ कैसा होगा? एसिड होगा। इनकी बाहरी अवधारणा ये बन गई, पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी ये बात कि यार एसिड पहचानना तो बड़ा सिंपल हो गया, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, वही क्या है? एसिड है। समझ में आया? तो एसिड पहचानना इनके अनुसार इजी हो गया कि नहीं हो गया? ऑक्सीजन जुड़ा है, एसिड है, ऑक्सीजन जुड़ा है, एसिड है। बस ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? नॉन मेटल के साथ, यानी अधातु के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई थिंक आज के ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको। लेकिन इस स्टोरी में आपको ही पता है कि आगे ट्विस्ट आने वाला है, यानी इनकी ये जो थ्योरी है वो क्या हो जाएगी? फेल। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर मात्र 20 एलिमेंट में है। अब 20 में से तो 8 तो वैसे ही नहीं बनाते हैं भाई। 18वें ग्रुप के हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑक्सीजन, ये 8 निष्क्रिय हैं, ये बनाते हैं, ये एलिमेंट बनाते हैं, ये पदार्थ बनाते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन रिएक्टिव है ये, है ना? यस और नो? तो मतलब बचे कितने? अब 20 में से भी 8 चले गए, कितने बचे? 12 में से स्वयं ऑक्सीजन में है तो ऑक्सीजन बनाएगा, तो कितने बचे? अब 11 में से भी हाइड्रोजन ग्रुप में भी बहुत कम उसके अंदर रिएक्टिविटी दिखाते हैं, तो फिर वहां पे भी कहानी क्या हो जाती है? लॉस, क्योंकि 6 वहां पे भी खत्म हो जाते हैं। तो 11 में से 6 चले गए, कितने बचे? 5। अब 4 5 एलिमेंट बचे हैं जो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में तो 4 5 पदार्थ हुआ ना भैया, 4 5 पदार्थ हमारे लिए क्या बने तब? एसिड। लेकिन ऐसी थ्योरी क्या होती है? इसीलिए क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये थ्योरी कैसे फेल होती है, आखिर क्या कारण बनता है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच अमर।